दोस्तों हम अभी स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया था? एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दो बेसिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। तो पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन सा आता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट। और दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम जो आता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है? पॉन्ड आता है, लेक आता है, वेटलैंड आता है, रिवर आता है, एस्चुरी आता है। एक्वेरियम एंड क्रॉप फील्ड्स आर द मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड जो है मैन मेड इकोसिस्टम, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? तो स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ट्रीज ऑक्युपाई टॉप, shrubs second and herbs and grass occupy bottom। तो स्ट्रैटिफिकेशन में होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे सबसे ऊपर मतलब ट्री सबसे बड़ा होता है, उससे shrubs होता है और हर्ब्स होता है और ग्रास होता है सबसे नीचे बॉटम। तो ये इसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, जैसे अरेंजमेंट जो होता है इसको। तो अभी हम देखेंगे कंपोनेंट इकोसिस्टम। कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम का कौन कौन सा है? पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो आइए हम इधर देखते हैं। In water, we found autotrophic components includes the phytoplanktons, algae, floating submerged plants and marginal plants found at edges। वाटर में हम पाते हैं कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड मार्जिनल प्लांट्स जो कि एज में पाए जाते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं पॉन्ड्स में कितने होते हैं? कंज्यूमर जो होते हैं पॉन्ड्स में होता है जूप्लैंक्टन जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं। डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजर कौन कौन से होते हैं? फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है, फ्लैजिलेट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं बॉटम में पॉन्ड के। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कन्वर्जन जो होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑर्गेनिक मटेरियल में सन के रेडिएंट एनर्जी से ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा, तो उसको डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो अभी हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी में देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में देखेंगे बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस करता है पर यूनिट एरिया में किसी टाइम पीरियड में एक फोटोसिंथेसिस में। तो ये कहने का मतलब है जितना बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस होता है किसी यूनिट एरिया में एक टाइम पीरियड के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर। अब हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, आगे पढ़ते हैं। तो प्रोडक्टिविटी के बारे में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास जो होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी दो तरह का होता है। प्रोडक्टिविटी में पहला होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में देखते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में देखा जाता है प्रोडक्शन का रेट किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस करने समय। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में देखा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस जो हो जाता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेटरी लॉस को कम कर देते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाता है। अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, ये होता है अवेलेबल बायोमास हेट्रोट्रॉफ्स के कंजम्पशन के लिए। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ें। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, नया ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन किसी कंज्यूमर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ फॉर्म, जिस रेट से कोई भी नया ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है किसी कंज्यूमर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखेंगे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड किस किस पे करता है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहला डिपेंड करता है प्लांट स्पेसीज इनोवेटिंग इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना होगा वो डिपेंड करता है कि प्लांट स्पेसीज जो है कैसे एरिया में रह रहा है। दूसरा वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, कैसा इन्वायरमेंटल फैक्टर वहाँ जहाँ प्लांट्स मतलब ये है प्लांट्स है।
तो फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तीसरा देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे अवेलेबल है वहाँ उस एरिया में, इस पर डिपेंड करता है। चौथा है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स का कैसा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है इस पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे इसके बारे में। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज 107 बिलियन टन्स। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है होल बायोस्फीयर का वो होता है 170 बिलियन टन्स। ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस आर ओनली 55 बिलियन टन। प्रोडक्टिविटी जो होता है ओशियन का सिर्फ प्रोडक्टिविटी जो होता है ओशियन का 55 बिलियन टन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन में अर्थवर्म हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवर्म जो होता है वो हेल्प करता है ब्रेक करने में किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। अभी हम पढ़ेंगे डेट्राइटस के बारे में। डेट्राइटस होता क्या है? तो डेट्राइटस के बारे में देखेंगे। डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स एंड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, दीज आर रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन। अच्छा, तो डेट्राइटस के बारे में बताया गया कि जैसे कि डेड प्लांट और डेड प्लांट्स रिमेन, मतलब डेड प्लांट्स का कोई भी मतलब डेड प्लांट जब हो जाता है तो उसमें जो भी बचता है वो या फिर लीव्स या बार्क, छाल, पेड़ का छाल या फ्लावर, और एनिमल जब मर जाते हैं तो उसके बॉडी और फीकल मैटर, उसके जो फीकल मैटर, ये सब डेट्राइटस में आते हैं। ये जो होते हैं रॉ मटेरियल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। तो अभी हम इम्पोर्टेंट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। डिकम्पोजिशन के इम्पोर्टेंट प्रोसेस कौन कौन से। तो पहला डिकम्पोजिशन का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, तीसरा है कैटाबॉलिज्म, चौथा है ह्यूमिफिकेशन। तो डेट्रीवोरस क्या होता है? डेट्रीवोरस में एग्जांपल है अर्थवर्म। ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स नॉन एज फ्रेगमेंटेशन। ब्रेक डाउन किया जाता है किसी भी डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल में, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा अब हम लीचिंग के बारे में देखेंगे। लीचिंग क्या है? तो लीचिंग के बारे में देखेंगे। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन एंड गेट प्रिसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। लीचिंग में क्या है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सॉइल में चला जाता है और प्रिसिपिटेट हो जाता है अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में। तो इसको हम लीचिंग बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? तो कैटाबॉलिज्म के बारे में हम देखते हैं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड्स डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम जो होता है वो डिग्रेड करता है डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे अब ह्यूमिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमिफिकेशन में देखेंगे ह्यूमिफिकेशन में होता है एक्यूमुलेशन होता है डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस का, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, जो कि हाईली रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, और ये डिकम्पोजिशन में जो जाता है तो वेरी स्लो, बहुत स्लो रेट होता है इसका डिकम्पोजिशन होने का ह्यूमस से। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस जो है एक क्लोइडल नेचर का होता है जो कि रिजर्वोयर होता है न्यूट्रिएंट्स का। अब मिनरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मिनरलाइजेशन होता क्या है? तो मिनरलाइजेशन में देखा गया कि ह्यूमस जो होता है वो फर्दर डिग्रेड होता है कुछ माइक्रोब्स से और रिलीज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन जो होता है वो लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन में लार्जली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब पढ़ेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पहला जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस और क्लाइमेट फैक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरा डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिकम्पोजिशन रेट स्लो कब होगा? जब डेट्राइटस में जब लिग्निन हो और काइटिन हो, एंड क्विकर इफ डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर। अगर फास्ट कब होगा? जब डेट्राइटस जो है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट और वाटर का कंटेंट जो हो, डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर हो, और सॉल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड सॉइल के बारे में। टेम्परेचर एंड सॉइल, तो temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition. टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कि रेगुलेट करता है डिकम्पोजिशन को। सही बात है। तो डिकम्पोजिशन जो है वो
डिकम्पोजिशन जो है वो डिपेंड होता है सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं उसके एक्टिविटी पे, ये भी सही है। तो वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो होता है वो फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, जबकि लो टेम्परेचर और एनारोबियोसिस जो होता है वो इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को। अब एनर्जी फ्लो के बारे में, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। एक्सेप्ट फॉर डीप सी को छोड़कर हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में देखा गया कि सन ही एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल द सन ही एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो इकोसिस्टम अर्थ के इकोसिस्टम पे एनर्जी प्रोवाइड करता है चारों तरफ से। ऑफ इंसिडेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन होता है तो लेस देन 50% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स कैप्चर जितना भी मतलब सन का रेडिएशन आता है उसका मात्र 2 से 10% जो होता है, PAR का 2 से 10% जो होता है, पहले इंसिडेंट रेट आता है तो वो 50% होता है, 50% का ही ये 2 से 10% यूज कर पाता है प्लांट। तो वो हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर एक्चुअली होता क्या है। तो प्रोड्यूसर के बारे में देखेंगे ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम। वैसे प्रोड्यूसर जो होता है इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स होता है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बीवोरस एंड वुडी प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर जो होता है हर्बिसियस एंड वुडी प्लांट्स होता है, ठीक। प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम में जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉरएवर। कोई भी एनर्जी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब ट्रैप होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, वो ट्रांसफर होते रहता है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डिट्राइटस ऑफ द फूड वेब और फूड चेन। डेथ जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वो बिगिनिंग है किसी भी डेट्राइटस का फूड वेब में, फूड चेन में। कंज्यूमर क्या होता है, तो कंज्यूमर के बारे में हम देखते हैं। कंज्यूमर में बताया गया कि जितने भी एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं सभी प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए, और इसको हम हेटेरोट्रफ्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, प्लांट ईटिंग करते हैं उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो एनिमल ईटिंग होता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। सम कॉमन हार्बीवोर जो होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सम कॉमन हार्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑन लैंड। इन वाटर मोलस्कस जो होता है हार्बीवोर होता है। कार्निवोर कंज्यूमर फीड ऑन हार्बीवोर। कार्निवोर में बताया गया कंज्यूमर फीड ऑन हार्बीवोर। कंज्यूमर जो होते हैं हार्बीवोर को खाते हैं तो वो कार्निवोर हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर दोज एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर। वैसे एनिमल जो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, तो ग्रास, गोट और मैन। ग्रास जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, गोट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और मैन जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। डेट्राइटस फूड चेन प्राइमरी ये तो बता रही है मैंने, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो प्राइमरी कार्निवोर होता है, ठीक। तो डेट्राइटस फूड चेन कैसे स्टार्ट होता है, डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ये बना हुआ होता है इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया इसमें होता है। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें जो होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं अपने एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा करते हैं, रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके अपने मिनरल्स का और न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। दे ऑल्सो नॉन एज सैप्रोफाइट्स, को हम सैप्रोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम एक्वेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद में, तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में करते हैं बाद में।